अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। दोस्तों, आज की वीडियो में बीएड के कोर्स कोड 8604 की जो है कंप्लीट बुक रिव्यू मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने बाकी जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कोड हैं उन पर उनके बुक पर रिव्यूज़ दिए हुए हैं और उन पर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो इससे पहले भी जितने स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस को देखकर पेपर सॉल्व किए हैं तो वो बताते भी हैं कि जब हमने पेपर सॉल्व किया तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली हमें इस वीडियोस से, और पेपर की जो तैयारी करनी जो है हमें आसान हो गई थी इस वीडियो देखने के बाद। तो इसके बाद जो मैंने इस कोड पे जो है बुक रिव्यू नहीं बनाया हुआ था 8604 पर, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 8604 पर भी एक कंप्लीट बुक रिव्यू बना दें। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को डिटेल से चैप्टर वाइज बता दूंगा, इस बुक के रिव्यू भी दे दूंगा और आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इस चैप्टर के वो भी क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और इसमें कही गई बातों पर अमल करेंगे, उनको जहन नशीन करेंगे, तो आप लोगों का पेपर भी आसानी से और अच्छे नंबरों से आप लोग उसको पास करेंगे। और वीडियो देखते हुए आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने एक रजिस्टर अपने पास रखना है और उस पर वो जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, हर चैप्टर के अहम अहम पॉइंट जो होंगे वो आप लोगों ने रजिस्टर पे लिख लेने हैं, और उसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं, ज़हन नशीन कर लेते हैं, तो आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप इजीली उस पेपर को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हर नई आने वाली ख़बर जो है वो बाज़ारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तो ये जो बुक है 8604, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बीएड की। इसी से रिलेटेड आप लोगों को आपके अगले जो सेमेस्टर आएंगे उसके बारे में भी आप लोग इसी ही के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसको तफसील से सुन लेना है और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने क्लियर कर लेने हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है इसमें बताया गया है कि रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च क्या होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाकी जो मामलात हैं ज़िंदगी के उसमें रिसर्च तो हमें पता है कि क्या क्या रिसर्च कैसे कैसे की जाती है, लेकिन इस चैप्टर में हमने देखना है कि एजुकेशन के शोबे में रिसर्च किस तरह की जाती है और इसके क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं जिस तरीके से हम एजुकेशन में रिसर्च कर सकते हैं। तो वो वाले सारे तरीक़ेकार हमने देख लेने हैं और उनके बारे में जान लेना है। तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लेनी है कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं एजुकेशन में। तो ये टाइप्स जो हैं आप लोगों ने लाजमी याद रख लेनी है। इसमें पहले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल की रिसर्च किस तरह होती है। उसके बाद दूसरे में टाइप ऑफ रिसर्च, कितनी किस्म की रिसर्च होती हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च पे, हिस्ट्री पे रिसर्च जो होती है वो किस तरह से होती है। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह होती है कि एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हम किस तरह जो है रिसर्च करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, टूल एंड टेक्निक ऑफ रिसर्च एंड सैम्पलिंग टीचिंग टेक्निक्स होता है, एंड डिज़ाइनिंग एंड रिसर्च प्रपोजल होता है, और राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। तो इस तरह से हमने ये तमाम चैप्टर में ये वाली जो टाइप्स हैं ये पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर में एक टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में सिर्फ एजुकेशन के बारे में बताया गया, उसका इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा कि उसका बेसिकली जो रिसर्च होती किस तरह से है। तो अगर हम उर्दू में कहें कि रिसर्च क्या होती है, तो रिसर्च वो सरगर्मी होती है जिसमें हमें जदीद इल्म जो है वो तख्लीक पाए, यानी कि जिससे हमें जदीद इल्म जो है वो हमारे इल्म में आ जाए, हमारी तख्लीक पा जाए, जिससे कोई जदीद इल्म हमारे जहन में आ जाए, जिस पर रिसर्च करने पर या सोचने पर या उसका एक्सपेरिमेंटल या किसी भी तरीके से हम रिसर्च करें, उससे जदीद इल्म जो है वो हमें तख्लीक पा जाए, तो उसको रिसर्च कहते हैं। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है रिसर्च की। अगर हम इसकी इंग्लिश में यानी कि इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये बनेगी, एजुकेशनल रिसर्च रेफर टू दी सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ डाटा रिलेटेड टू दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की फील्ड से मुतालिक जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं या उस पर तहकीक करते हैं उसको जो है एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, हर रोज़ जो हर आने वाले दिन में नई नई चीज़ें जो है वो दरियाफ़्त हो रही हैं। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की पेश आती है कि हम लोग जो है अपनी जो पढ़ाने के तरीक़ेकार हैं उनको भी उस तरीके से पढ़ाएं ताकि जो नई चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं उसको भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, क्योंकि हम जो है पुराने तरीक़ों से और जिस तरह पहले पढ़ा रहे थे उस तरह से नहीं पढ़ा सकते। और इस पर इसलिए रिसर्च करना ज़रूरी है कि जो जदीद इल्म है
उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और साइंस की जो रिसर्च है वो उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और नई नई चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं, और फिर उसको पढ़ाने के लिए हमें भी जो तरीक़ेकार हैं उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि इन चीज़ों को, नई चीज़ों को किस तरह पढ़ाया जाए। इस तरह इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो एजुकेशन में भी रिसर्च की जाए, उसमें तहकीक की जाए, और नए नए तरीके ईजाद किए जाएँ कि स्टूडेंट्स को जो है वो किस तरह पढ़ाया जाए। तो इस जो रिसर्च के नतीजे में हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो इम्प्रूव होती है, और हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होता है, और जो गैप होता है एजुकेशन के दरमियान, यानी कि एड्रेस दी गैप इन नॉलेज, जो नॉलेज में और हमारे जो नॉलेज में कमी होती है उसको भी हमें महसूस होता है कि कहाँ पर जो है कमी है, उसको दूर किस तरह किया जाए। इसके लिए भी रिसर्च यानी कि ज़रूरी होती है, और हमारे इल्म में यानी उसके इजाफ़े के लिए भी एक्सपेंड ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म में इजाफ़े के लिए भी हमें रिसर्च की जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के 3-4 पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने लिख देने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रिसर्च की जो करैक्टरिस्टिक हैं वो किस तरह हैं, और इसकी यानी कि अहमियत क्या है एजुकेशन की, और एजुकेशन की रिसर्च जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो नीचे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए, रिसर्च इज़ लॉजिकल यानी कि उसमें लॉजिक होनी चाहिए, रिसर्च इज़ एम्पेरिकल और डिडक्टिव, एंड उसके बाद है मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि रिसर्च के जो अहम करैक्टरिस्टिक हैं, अहमियत हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसमें आ जाता है इट कंसर्न विद प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, यानी कि जो इस रिसर्च का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मसले का हल किस तरह निकाला जाए, उसके मसले के हल से इसका ताल्लुक़ होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आ जाता है रिसर्च इज़ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेस इज़ ऑलवेज ऑन टेस्टिंग, यानी कि जो तहकीक का जो अंदाज़ होता है ना वो मारूज़ी तर्ज का होना चाहिए, यानी कि जिस तरह इसमें ये ऑप्शन है कि नहीं है, इसमें इतने बंदे होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह यानी ऑप्शनल जो होती है रिसर्च उस तरह की होनी चाहिए। और इसमें जो आजमाइश को तरजीह दी जाए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सिंपल रखें, बल्कि एक आजमाइशी सरगर्मी होनी चाहिए तहकीक में। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब यही है कि तहकीक में मिकदारी लिहाज से मवाद को तरतीब देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की जाती हो, यानी कि इसकी जो है मिकदार के लिहाज से देखा जाए और फिर मवाद को उस तरतीब दी जाए, इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कलेक्टिव इफ़ेक्ट होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हैं उसको कलेक्ट करके उस पर फिर नतीजा निकाला जाए कि ये इसमें क्या होगा या किस तरह होगा, इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि नीड ऑफ़ रिसर्च, रिसर्च की ज़रूरत क्या है, किस लिए हमें जो है रिसर्च करनी चाहिए। तो इस पॉइंट में आप लोगों ने बेसिकली अगर आप लोग पॉइंट बनाना चाहें तो आप लोगों ने कुछ पॉइंट बनाकर बता देना है कि इसलिए हमें ज़रूरी है, या फिर आप लोगों ने ये बताना है कि तालीम में जो जदीद जो इल्म में इजाफ़ा हो रहा है और साइंस में रोज़ बरोज़ जो इजाफ़ा हो रहा है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये जो रिसर्च है अपनी तालीम में रिसर्च की जाए। लेकिन आप लोग याद रखना, यहाँ तक रिसर्च जो बात की जा रही है वो टीचिंग की मुतालिक की जा रही है कि उसको किस तरह बेहतर किया जाए और उनमें आने वाले मसाइल को किस तरह बेहतर किया जाए, इसके मुतालिक जो रिसर्च पर ये जो बात हो रही है सारी। इससे क्या होता है, इसमें जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की जाती है। जब वो रिसर्च करते हैं तो उनमें और मज़ीद कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, और उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा आता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स में जो एजुकेशन का लेवल होता है वो बेहतर होता है। तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने बना लेने हैं कि एजुकेशन रिसर्च के जो लीड करती है, फॉलोइंग एडवांटेज, किन किन एडवांटेज को जो है वो लीड करती है, क्या क्या इनसे जो है फ़ायदे हासिल होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ रिसर्च है कि रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं। ये आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। आप लोगों ने ये करना है कि तमाम टाइप के नाम याद कर लेने हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी टाइप का क्या मतलब है और किस लिए की जाती है। तो वो वाले पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेने हैं और लिख देने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है। तो आप लोगों ने देखना है कि एक्शन रिसर्च बेसिकली होती क्या है। एक्शन रिसर्च को जो उर्दू में कहते हैं अमली रिसर्च, जो एक टीचर जो एक कमरा जमात में तहकीक करता है तो उसको यानी कि एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसको मोहल्ले वकू की रिसर्च भी कहते हैं कि जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसके मुताबिक जो रिसर्च की जाती है उसको एक्शन रिसर्च क्या कहा जाता है। यानी कि एक कमरे जमात में एक ही टीचर जो अपने साइंटिफिक मेथड यूज़ करके जान रहा होता है स्टूडेंट्स के बारे में, उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। मिसाल के तौर पर एक अगर टीचर है वो किसी क्लास में पढ़ा रहा है,
तो वो देखता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रियाज़ी के मज़मून में वीक हैं, उनकी जो रियाज़ी है वो कमज़ोर है। तो वो उस पर रिसर्च करता है, वो सोचता है उस पर और देखता है कि वो क्यों, क्या वजह है कि वो जो रियाज़ी में कमज़ोर हैं। क्या ये हो सकता है कि वो जो है कम वक्त दे रहे हों रियाज़ी पर, तो उसकी वजह से जो है पूरी क्लास की या कुछ स्टूडेंट्स की रियाज़ी जो है वो कमज़ोर है, या जो भी मसाइल होते हैं वो उस पर सोचता है क्लास में और फ़ौरी उसके फिर हल के लिए भी सोचता है कि इसका हल किस तरह होगा। तो इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो उसके बाद जी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च आ जाता है कि इसका मकसद क्या होता है। तो आपने 3-4 पॉइंट्स बता देने हैं कि बेसिकली जो है स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, टीचिंग तरीक़ाकार होता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, क्लास का जो रिज़ल्ट है उसको बेहतर करने के लिए, और जो एजुकेशन का मेयार है उसको बेहतर करने के लिए एक्शन रिसर्च जो है वो लाजमी है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने बनाकर वहाँ पर लिख देने हैं एक्शन रिसर्च में। उसके बाद आ जाता है करैक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यानी कि रिसर्च की, एक्शन रिसर्च की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्या क्यों ये ज़रूरी है। तो इसमें पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि ये जो है इसमें ज़्यादा थ्योरीज़ नहीं लिखी जाती, इसमें कोई डिडक्शन वगैरह नहीं की जाती, इसमें सिंपल देखा जाता है कि मसला क्या है और उसको फ़ौरी हल किस तरह किया जाता है। इसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है, इसकी ये अहमियत है। तो इसमें इसके बाद आ जाता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें क्या क्या जो है मुश्किलात पेश आती हैं। वो ये भी हो सकता है कि जो है ना एक लंबा टाइम लग सकता है इसके लिए, कि एक मसाइल को देखा जाता है फिर उस पर काम किया जाता है कि देखा जाए कि इसमें असल मसला क्या है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आप लोगों को उस मसले तक पहुंचने में। तो इसका एक ये भी लिमिटेशन है या फैक्ट है कि जब आप लोग एक क्लास पे कोई चीज़ सलूशन देखते हैं, किसी एक क्लास में आप तहकीक करके उस मसले का हल निकाल लेते हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि किसी और क्लास में जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर वहाँ पर भी वही मसला आपको लग रहा है और आप लोग वही तरीक़ाकार जिस तरह आपने पहली क्लास में इम्प्रूवमेंट की थी उस स्टूडेंट्स को, अगर वो मैथ के यानी कि लेक्चर में कमज़ोर थे तो उनको इम्प्रूव किया था कोई रिसर्च करके, उन पर देख देख के किसको किस तरह इम्प्रूव किया गया है, तो वही चीज़ जो अब आप सेकंड क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर उस तरह के रिज़ल्ट ना आएँ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर मसला कुछ और हो। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को हर क्लास के लिए अलग-अलग रिसर्च फिर करनी पड़ती है। तो इसके बाद आ जाता है जी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? ये एक मिकदारी होती है, मिकदारी रिसर्च को कहते हैं, यानी कि कोई एक डेटाबेस जो होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसमें डेटा वगैरह देखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं कि इसमें कितना यानी कि जो है मसला मसाइल हैं और उसके बाद कितने परसेंट मसाइल जो हैं वो जो सॉल्व हो गया है इस रिसर्च के बाद। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें भी पॉइंट बताए गए हैं कि ये सिंपल होती है साइज़ में और ये लार्जर भी हो सकती है, बट कवर सिंगल इशू, जितनी चाहे ये साइज़ में छोटे हों या बड़ी हो तहकीक, लेकिन जो है एक ही सिंगल को मसाइल को हल करती है, एक ही इश्यूज़ के लिए रिसर्च की जाती है। तो इसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि इसमें देखा जाता है कि हिस्ट्री देखी जाती है, अगर किसी भी मसला हो उसकी फिर हिस्ट्री देखी जाती है कि ये क्या हिस्टोरिकल, इससे पहले भी मसाइल इसको चलते आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से रिसर्च की जाती है, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। तो उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक है, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यही है कि ये जो है गुज़रे हुए जो इवेंट होते हैं उनकी बेस पर होती है, उनको देखा जाता है। इसमें जो ये जो अभी चल रहे होते हैं मसाइल उनको नहीं देखा जाता है, या जो आने वाले होते हैं उनको नहीं देखा जाता, बल्कि जो गुज़रे हुए मसाइल होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के उसको देखा जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है 5 क्लास का, अगर उसमें उसकी इंग्लिश वीक है तो उसके पास्ट जितने भी रिज़ल्ट हैं उसको देखा जाता है कि इसकी 5 में रिज़ल्ट कैसा था और इससे पीछे वाली क्लास में कैसा था। तो इस पर फिर रिसर्च की जाती है कि वो किस किस वजह से जो है उसमें कमज़ोरी है और उसको किस तरह इम्प्रूव किया जाता है। तो इस जो रिसर्च होती है इसके 3 स्टेप होते हैं जिस तरह से ये की जाती है, यानी कि इसका पहला इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, तमाम फैक्ट देखे देखे जाते हैं, उसके बाद जो है उसका क्रिटिसिज्म ऑफ द डेटा किया जाता है, यानी कि उसके काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उसके बाद ये प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, तो उसके बाद जो फैक्ट निकल के आते हैं सामने, जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं उसको जो है लिख कर प्रेजेंटेशन की जाती है।
तो इस तरह से ये रिसर्च की जाती है। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रिसर्च टाइप है वो है, ये बेसिकली जो अभी रिसेंटली कुछ जो हालात चल रहे होते हैं उस पर तहकीक की जाती है, उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर तर्जुमात किए जाते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं जो प्रेजेंट हालात में होते हैं। तो उसके बाद जी नेक्स्ट जो आने वाले हालात होते हैं, नेक्स्ट आने वाले दिन होते हैं, फिर उस डेटे के मुताबिक आने वाले हालात पर जो है प्रिडिक्शन की जाती है कि आने वाले वक्त में ये किस तरफ होगा, क्या क्या मसाइल होंगे और किस तरह इनको सॉल्व किया जाएगा। तो क्या आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी अगर वो इसी तरह से चलते रहें। तो इस तरह की रिसर्च को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव रिसर्च। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल में जैसे कि नाम से ही पता है कि आपको तर्जुबात पर किया जाते हैं, रिसर्च की जाती है। जो कि पहले तर्जुबात किए गए थे उससे क्या रिज़ल्ट जो है हमें मौसूल हुए थे, उस पे जो रिसर्च की जाती है, तहकीक की जाती है, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कहा जाता है। तो ये क्लास में नहीं की जाती, इसको डेटा कलेक्ट किया जाता है और किसी लेबोरेटरी वगैरह में जाकर उस पर जो है रिसर्च की जाती है। तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इस तरह से आप लोगों से इस पर जो 3-4 टाइप्स बताई गई हैं इन पे आप लोगों से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को आना चाहिए और इस पर आप लोगों ने पॉइंट्स बनाकर 2 से 3 पेज जो हैं वो लिख देने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। तारीख़ के बारे में, गुज़रे हुए ज़माने के बारे में तहकीक करना। उसमें हम एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि सिविल वार में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह तालीम हासिल करते थे या इससे पहले वर्ल्ड वार 2 में किस तरह तालीम हासिल कर रहे थे और कितने जो हैं वो तालीम की वजह से इफ़ेक्टेड हुए या तालीम से चले गए, दूर हो गए। तो इस तरह की रिसर्च जो हिस्ट्री के बारे में की जाती है कि उस वक्त एजुकेशन किस तरह होती थी और या एजुकेशन की शुरू से ही आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं कि पहले ये तरीक़ाकार होता था, कलम के ज़रिए से पढ़ते थे या किस तरह टाइप करते थे या याद करके चीज़ें रखते थे, उसके बाद लिखना शुरू हुए। इस तरह के आपने हिस्ट्री बता देनी है एजुकेशन के बारे बारे में, जो कि पास्ट गुज़री हुई ये एजुकेशन से मुतालिक चीज़ें हैं वो बता देनी है एजुकेशन रिलेटेड। तो हिस्टोरिकल रिसर्च यही होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में है, यानी कि तजर्बाती जो रिसर्च होती है, तहकीक होती है, वो क्या होती है, उसके क्या जो हैं असरात होते हैं, उससे किस तरह जो है स्टूडेंट जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक अहमियत और उसके नुकसानात वगैरह जो हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो साइंसी तर्जुबात पर, यानी कि साइंसी तर्जुबात किए जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर इस पर तर्जुबात किए जाते हैं और देखा जाता है कि आने वाले वक्त के बारे में रिसर्च की जाती है और तालीम के बारे में फैक्ट वगैरह यूज़ करके। तो इसमें देखे जाएंगे कि कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा में काम आते हैं। तो कुछ इसमें होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उसके बाद जी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, पोस्ट टेस्टिंग होती है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद वेरिएबल्स की टाइप्स बताई गई हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है या कोई रिसर्च कर रहा होता है तो वो उस पर जो चीज़ इस्तेमाल करता है, जो टूल्स इस्तेमाल करता है उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कुछ जो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो ऐसे जिस हालात से आप लोगों ने अभी, यानी कि कोई भी तर्जुबा कर रहे हैं उसको रोक कर या उसके बाद जो आपने तर्जुबा या मुशाहिदा किया है उसको जो बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो डिपेंड करता है कि पहले आपने रोका है या उसको बाद आपने यानी कि उसका मुशाहिदा किया है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो उसकी रफ़्तार को मुशाहिदा करता है। जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि उसकी रफ़्तार में क्या तब्दीली आई है। तो ऐसे मुशाहदात को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है जी टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स, यानी कि आप लोग जो टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं वेरिएबल को रोकने के लिए। ये बेसिकली आप लोग जो या जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं उसको हटा कर भी उसको कंट्रोल कर देते हैं या उसको डाल कर रोक कर भी आप कर सकते हैं। कोई तजुर्बा कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ रुकावट डाल कर उसको रोक सकते हैं
या उसको अगर कोई किसी यानी किसी डे वेरिएबल से वो डे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसको यानी कि हटा लेते हैं, तब भी वो एक्सपेरिमेंट आपको कंट्रोल हो जाता है उससे। तो ये उससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, या उसकी तरतीब को चेंज करके भी आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसमें मुताबिकत पैदा करके, या उसको मौज़ूनियत उसकी जो है उसको तब्दील करके भी आप लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट्स आपने बता देने हैं कि इस चीज़ से हमने उस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद जी है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी बेसिकली आप लोग किसी काबिलियत को कहते हैं कि वो कितना काबिल है, वो कितना वैलिड है, उसको कहते हैं। वो आप देखते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो कितना काबिल है, या वो कितना जो है वैलिड है। जो हमने चीज़ या वेरिएबल यूज़ किया है क्या उसी से ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, या एक्सपेरिमेंट खुद से हो गया है। तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए ये उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। तो इसकी वैलिडिटी के आगे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो आप लोगों ने सिंपली वो उनको याद कर लेना है, जो कि स्टेप यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जो ग्रुप डिज़ाइन। यानी कि ग्रुप डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन ये होता है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, या एक टेबल बना लेते हैं, या एक मॉडल बना लेते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट से लेते जानी है और यहाँ यहाँ पुट करते जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर आपने लिख देना है कि प्रोडक्ट ये थी, मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी। वो आपने एक टेबल बना लेना है प्रोडक्ट का, उसके आगे रिएक्टेंट का, उसके आगे जो उसका जो आंसर रिज़ल्ट हुआ है उसका एक आप लोग खाका बना लेंगे। तो वो वाली वैल्यू आप लेते जाएंगे एक्सपेरिमेंट से, जो जो मुशाहिदा करते जाएंगे वो अपने टेबल में पुट करते जाएंगे, और लास्ट में आप उसका जो है डेटा कलेक्ट करके उसका नतीजा अखज़ कर लेंगे। इस तरह का यानी कि एक मॉडल बना लेंगे, उसको बोलते हैं ग्रुप डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन। फिर यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की डिज़ाइन बताए गए हैं कि कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो क्या करता है, वो तजर्बाती नमूने जो होते हैं ना आप लोगों के पास, उसको कंट्रोल फ्राहम करते हैं। इसे यानी कि ये कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट की एक जो शाख होती है या टाइप होती है वो यूज़ की जाती है। और आगे है आपके पास प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें बेसिकली ये होता है कि समाजी अलूम की तहकीक की जाती है या मुताला किया जाता है। उसमें जो तहकीक होती है, या एक ग्रुप का आपने यानी कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसका एक टाइम में ही एक ग्रुप का ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार उस पर नहीं करते। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसे बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो उसके बाद आप लोगों के पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो इसको बेसिकली बयानिया तहकीक का डिज़ाइन भी कहते हैं। जो बयान करके डिज़ाइन बनाया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों को इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसको वजाहत से लिखें या इसको एक्सप्लेन करें, चाहे इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस रिसर्च में यही होता है कि जो मौजूदा हालात में जो चीज़ें होती हैं उसको आप लोग तहकीक करते हैं। इसका कोई आप लोग डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं करते, कोई तहरीरी नहीं लिखते, बल्कि बयानियाती तौर पर आप लोग मुशाहिदा करते हैं किसी चीज़ का। वो वाक़यात भी हो सकते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं किसी मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान, उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और रस्मात जो होती हैं पुरानी होती हैं, या भी जो आप लोगों की रस्मात हमारी चल रही होती हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं। या अकायद जो बनाए हुए होते हैं, जो पॉलिसी और चल रही होती हैं, उन पर जो रिसर्च की जाती है, एक आप लोग सोचते हैं, उस पर आप लोग कोई नतीजे पर पहुंचते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिव रिसर्च होती है। इस तरह की रिसर्च को डिस्ट्रक्टिव रिसर्च कहा जाता है, जो कि एक बयानियाती तौर पर होती है, ना कि आप लोग को रिटन फॉर्म में नहीं होती। इस रिसर्च में कुछ स्टेप होते हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं स्टेप वाइज, यानी कि आप लोग चलते हैं। डिज़ाइन बनाया गया कि आप लोग किस तरह लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग पहले तो ये होता है कि आप लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और आप लोग सर्वे भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ हालात का जायज़ा लेने के लिए। और जो अवामल काज बन रहे होते हैं किसी किसी यानी कि चीज़ का वजह बन रहे होते हैं, किसी ख़राबी का वजह बन रहे होते हैं, तो आप लोग उसका तर्जबा करते हैं। उसके बाद तो उसका तजुर्बा करके भी स्टेप 2 में वो वाले अवामल जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं कि किस वजह से ये जो है तब्दीली आ रही है, या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो चीज़ देखते हैं आप लोग।
तो उसके बाद आप लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद आप लोग टारगेट सेट करते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाते हैं कि ये हमने यहाँ तक अचीव करना है, इस तरह से हम इसकी कमज़ोरी को, इस खामी को दूर करना है, ये स्टेप लेकर। तो एक टारगेट सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग प्लान बना लेते हैं कि हमने ये जो चीज़ है इसको इस तरह से करना है और ये कब करना है, तब तमाम चीज़ें जो है वो प्लान में आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग वो प्लान जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लास्ट में। इस तहकीक को ये वाले स्टेप जो है यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो इसकी कुछ यानी कि टाइप्स भी होती हैं। सर्वे स्टडीज़ होती है, इंटर रिलेशन स्टडी होती है, डेवलपमेंट स्टडीज़ होती है। जो सर्वे स्टडीज़ होती है इसमें मुख्तलिफ यानी स्कूल की जब आप कोई सर्वे करना चाहते हैं किसी इदारे का या मदरसे का, तो उसमें जो है सर्वे स्टडी की जाती है। तो उसके बाद जी इंटर रिलेशन जो स्टडी है, इसमें हम जो ताल्लुकात होते हैं उनको देखा जाता है। बहमी लोगों में के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उस पर रिसर्च जो की जाती है उसको फिर बोला जाता है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। उस पर जो आप लोग तहकीक करते हैं। आगे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से आप लोगों को पता है कि तरक्की कहते हैं डेवलपमेंट को। तो जो आप लोग तरक्की हो रही होती है माशरे में, अगर आप लोग सोचते हैं कि यार किस वजह से हमारे माशरे में तरक्की हो रही है, तो आप उस पर जो रिसर्च करते हैं तो उसमें जो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़, तो उस पर आप रिसर्च करते हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सर्वे किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। मुख्तलिफ़ सर्वे हैं वो आप लोग देख लेंगे कि लोगों की जो राय होती है उसका सर्वे, स्कूल का सर्वे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के सर्वे। तो वो चीज़ें आप लोगों ने पर देख लेनी है सिंपल। तो इसके बाद आ जाता है टूल एंड टेक्निक फॉर रिसर्च, यानी कि तहकीक के आलात और तरीक़ेकार। यानी कि जो चीज़ आप रिसर्च कर रहे हो उसके कौन कौन से आलात यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और उसके क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, वो वाली चीज़ें जो है इस यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग तहकीक करने के लिए कौन कौन से आलात यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। और कुछ तरीक़ेकार आप लोग उनके से पूछ भी सकते हैं कि इस तरीक़ेकार के बारे में इस क्वेश्चन में लिखें। तो बेसिकली इसके तीन तरीक़ेकार होते हैं, तीन ही आलात होते हैं। एक तो क्वेश्चन नामा जिसे बोलते हैं या सवाल नामा जिसे बोलते हैं वो होता है। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप लोग इंटरव्यू लेकर उससे पूछ लें कि क्या क्या, किसी भी आप लोग सर्वे करना चाहें तो आप लोगों से इंटरव्यू लें, उसमें कुछ क्वेश्चन सेट कर लें जिससे पता चल जाए कि आप लोगों को अगले बंदे की जो ज़हनियत है उससे पता चल जाएगा, या माशरे की आप ज़हनियत देखना चाहते हैं तो उसमें से कुछ सैंपल लेके कुछ लोगों को लेकर उस पर इंटरव्यू करें, उनसे पूछें किसी चीज़ के बारे में और रिसर्च करें। या आप लोग एक क्वेश्चन पेपर यानी कि सेट कर लें और लोगों को दें कि ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। किसी चीज़ के बारे में आप लोग यानी तहकीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन पेपर या सवालनामा तैयार कर लो। ये एक तरीक़ाकार होता है। एक इंटरव्यू होता है, एक ऑब्ज़र्वेशन होते हैं या मुशाहिदा होता है। या आप लोग यानी कि क्वेश्चन इंटरव्यू नहीं करना चाहते, आप लोग मुशाहिदा करें, खुद निकलें बाहर लोग में जाएं और वहाँ पर आप लोग वो जो चीज़ आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो चीज़ आप तहकीक करना चाहते हैं उस पर मुशाहिदा करके आप अपनी एक रिपोर्ट वगैरह तैयार कर लें। तो ये तीन मेथड हैं। आप लोगों ने ये मेथड पे जितना आप लंबा लिख सकते हैं उतना लंबा लिखें। इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है सैम्पलिंग टेक्निक। भी एक टेक्निक होती है तहकीक की, सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें एक सैम्पलिंग जैसे पता है आप लोगों को, सैंपल भी बोलते हैं इसको। यानी कि कोई भी आप लोग किसी माशरे में कोई यानी कि पूरे माशरे में एक पूरी आबादी में तहकीक करना चाहते हैं तो आप लोग पूरी एक एक फ़र्द पे वो तहकीक नहीं कर सकते। आप लोग कुछ ग्रुप को, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, उस इलाके के कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर तहकीक करेंगे और उससे जो डेटा आखस होगा तो आप लोग उसकी बेस पर पूरी आबादी का सोच लेंगे कि ये वाली चीज़ इनमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इस तरह का यानी कि एक सैंपल ले लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक रिसर्च। तो इसमें जी वो फिर आगे कुछ इसकी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन प्रोबेबिलिटी वो वाली होती है जो कि आप लोग देखते हैं कि इनमें पाई जाती है, जिनमें चांसेस हो, इम्कान हो, उन उन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी फिर तहकीक करते हैं। जिनमें आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक इलाके में आप लोग चाहते हैं कि इसमें कोरोना की यानी रिसर्च की जाए, वहाँ पर कोरोना है कि नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों में आप लोगों को लगता है कि इनमें इम्कान है, इनमें जो है
पाई जाएगी बीमारी, तो उस पर तहकीक करना चाहते हैं, तो वो पर जिनमें प्रोबेबिलिटी होगी आप लोगों ने वो ही सिलेक्ट कर लेंगे, वो वाले लोग। और नॉन प्रोबेबिलिटी जिनमें नहीं पाई जाती आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि देखते हैं कि कितने परसेंट जो है लोगों में नहीं पाई जाती, तो आप लोगों को जो नहीं पाई जाते, जो लोग नज़र आते हैं कि ये इसमें नहीं है, वो वाले जो लोग सेलेक्ट करके उन पर रिसर्च करेंगे, वो नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस पर फर्दर जो है इसकी डिटेल्स होगी, इसके फिर आगे कुछ शाख और होंगी जो आप लोगों ने फिर उस पर जो है कुछ ना कुछ लिख देना है। और इसके बाद जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो है रिसर्च प्रपोज़ल, कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है। ये जो होता है तहकीकी तजवीज़ का जो डिज़ाइन किया जाता है, आप लोग किसी भी रिसर्च पर काम कर रहे हैं उससे पहले आप एक डिज़ाइन बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। तो रिसर्च प्रपोज़ल ऐसे होता है कि तमाम यूनिवर्सिटियों का यही तरीक़ेकार होता है, जब भी आप लोगों ने रिसर्च प्रपोज़ल लेना होता है और आप लोगों ने बीएड में भी कुछ आगे जाके सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट आएंगे जिस पर आप लोगों को रिसर्च प्रपोज़ल बनाना होगा। स्पेशली थर्ड सेमेस्टर में 86-0-13 में आपको इस पर रिसर्च प्रपोज़ल बनाना होगा। तो उसमें ये तरीक़ाकार होता है कि तमाम यूनिवर्सिटी एक तरीक़ाकार बता देती हैं, एक टॉपिक या एक टॉपिक आप लोगों को सिलेक्ट कर देती हैं, जैसे कि जिसे थीम बोलते हैं और उसमें बेसिकली वो एक टॉपिक सेलेक्ट करके दे देते हैं कि आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने इस पर रिसर्च करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तमाम स्टूडेंट्स जो है एक तरह का डेटा हो या वही टॉपिक हो, तमाम का जो डेटा होता है या तरीक़ाकार होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपना तरीक़ाकार डिफरेंट यूज़ करते हैं उस रिसर्च के लिए तमाम स्टूडेंट्स, लेकिन उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन टॉपिक होता है वो सेम होता है। जैसे कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक दिया जाता है आप लोगों को बीएड में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब वो ये कह देते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर आप लोगों ने एक प्रपोज़ल लिखना है, एक रिसर्च लिखनी है। तो उसमें ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे जो सब थीम यूज़ करते हैं वो अपनी चॉइस से करते हैं, अपनी चूज़ से तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट यानी कि यूज़ करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह स्टूडेंट्स की यानी कि तरजे इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक क्लास में चले जाते हैं, वो बताते हैं कि हम जो कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमने रिमूविंग एग्रेशन से यानी कि स्टूडेंट्स की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने मोटिवेट करके उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलपमेंट करना है। और तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार बताते हैं कि हमने इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है। तो इस तरह तमाम चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ हो जाती हैं स्टूडेंट्स की। तो वो जब फिर ये तमाम चीज़ें जो बनाकर फिर एक ट्यूटर को देते हैं, वो ट्यूटर उस पर देखता है, अगर वो ठीक उनका बन रहा है सब थीम उस टॉपिक पर के रिलेटेड है, तो फिर उसके बाद वो अप्रूवल देता है। तो इसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। तो आगे इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जाती है कि इसकी क्या अहमियत है, तो आप लोगों ने सिंपली बता देना है। प्रपोज़ल का बेसिकली यही होता है कि इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, अब जब ट्यूटर उस पर प्रपोज़ल दे देते हैं तो अप्रूव कर देते हैं वो वाला टॉपिक, तो हमें पता चल जाता है कि ये टॉपिक ठीक है, हम इस पर रिसर्च इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से मदद मिलती है। और इसके फ़ायदा भी यही होता है कि मदद मिलती है, एडवांटेज जिसे कि बोला जाता है। अगर एडवांटेज के बारे में पूछा जाए कि रिसर्च प्रपोज़ल के एडवांटेज क्या हैं या फ़वाइद क्या हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि उससे जो है फ़ायदा मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाती है ट्यूटर से। तो उसके बाद आप लोग उनसे फ़ॉर्मेट इसका पूछेंगे, तो आप लोगों ने फ़ॉर्मेट नीचे दिया हुआ है एक फ़ॉर्मेट के, इस फ़ॉर्मेट पर आप लोगों ने वो बनाना होता है। तो उसमें स्टेप वाइज़ दिए हुए हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेने हैं। तो उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट ये क्या होती है। तो बेसिकली आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोगों को मैंने कंसेप्ट दिए हैं, आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पर अपना जितने भी वजाहत कर सकते हैं, जितने पेजेस लिख सकते हैं उतने पेजेस लिखें। बेसिकली आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना होता, ना ही आप लोगों ने पूरी बुक याद करनी होती है, आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उसको क्लियर करना होता है और उसके मुतालिक ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने उसको जितना लंबा लिख सकते हैं खुद से वो लिखें। तो इसमें अगर इंग्लिश में लिखें तब भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आप अपनी वर्डिंग में फिर इंग्लिश में लिखें। अगर आप लोग उर्दू में लिखना चाहें तो आप लोग इन वर्डिंग को यूज़ करते हुए और अपनी वर्डिंग को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
तो रिसर्च रिपोर्ट ये होती है कि असल में जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जितनी भी मालूमात होती हैं किसी चीज़ के बारे में वो इकट्ठी कर लेते हैं, यानी कि तर्जुमात वगैरह कर लेते हैं और नतीजे भी अख़ज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप उन तमाम नताइज की एक रिपोर्ट बनाते हैं। एक रिपोर्ट की वाइज आप लोग उन चीज़ों को लिखते हैं, फिर वो अपने ट्यूटर को देते हैं या जो आप लोगों को मॉनिटर कर रहा होता है उसको देते हैं। वो उसको चीज़ को देखता है और वो अगर कह देता है कि ये ठीक है तो फिर आप लोग जो है उसको आपको रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो इसके बाद उसने कुछ डिफरेंस पूछे हैं कि रिसर्च रिपोर्ट में और प्रपोज़ल में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि प्रपोज़ल बेसिकली आप लोग जब आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं करते उससे पहले ही प्रपोज़ल लेते हैं, यानी उनसे लेते हैं, ट्यूटर को दिखाते हैं कि ये चीज़ मैंने डिज़ाइन की है, इस पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है, मैं इस पर करूँ या ना करूँ। उससे पहले प्रपोज़ल लेते हैं तो उसको बोलते हैं। लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो लास्ट में, जब आप लोग तमाम चीज़ें कर चुके होते हैं उसके बाद जो है आप लोग रिपोर्ट बनाकर अपने ट्यूटर हज़रात को देते हैं या जो भी आपको मॉनिटर कर रहा होता है। और उसके बाद आ जाता है कि भाई आर्टिकल क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। आर्टिकल बेसिकली जब आप लोग रिपोर्ट भी बना चुके होते हैं और ट्यूटर हज़रात आपसे कह देते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है वो ठीक है, उसके बाद आप एक आर्टिकल उस पर लिख सकते हैं। तो आर्टिकल यानी कि ये लास्ट स्टेप होता है जब आप आर्टिकल लिख कर किसी भी बुक में लिखते हैं या आप लोग किसी अखबार में या कहीं पर भी आप अपना एक आर्टिकल उस टॉपिक पर शाये कर देते हैं जब ये तमाम चीज़ों से आप गुज़र चुके होते हैं। तो बेसिकली ये था 8604। तो इसमें तमाम यानी कि रिसर्च के बारे में चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप लोग नेक्स्ट जो सेमेस्टर होंगे उनमें आप लोगों को ये चीज़ें करनी भी होंगी। इसलिए आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, मैंने पॉइंट्स हैं मैंने बता दिए हैं कि ये चीज़ें हैं और इसको अब एक्सप्लेन करना है वो आप लोगों ने अपने वर्डिंग में करना है, जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन करें। और पूरी बुक आप लोग बेशक ना रटा लगाएं, आप लोग जो मेन चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों ने उसको लिख लें और इस पर खुद से सोचें और ख़ुद से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।